कस्टमर से। ओके बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट हकीकत में जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेट सपोज खत्म कर देते हैं तो फिर वो लीगल मैटर बन जाता है। वो फिर कोर्ट डिसाइड करती है कितनी पेमेंट मिलनी है कितनी पेमेंट नहीं मिलनी। लेकिन हम जब तक अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे देते या जब तक नॉन रिफंडेबल अमाउंट हमें नहीं मिलती तब तक हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करते। और याद कीजिए हमने पढ़ा था कि जब तक आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक आप इसको क्या मान लेंगे, अपनी लायबिलिटी मान रहे होंगे। याद है कि नहीं याद? वो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस होगी यही हुआ ना, मतलब 2 साल बाद। आप इसको स्टैंडर्ड ना माने, ठीक है। बैंक और रेवेन्यू के दरमियान जो वो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये आप इसको स्टैंडर्ड ना माने। ओके, आप स्टैंडर्ड किस चीज़ को माने? आप जो स्टैंडर्ड कहता है स्टैंडर्ड की आप माने। आपने अगर ये देखें, इस केस में तो नज़र हमें आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, मान लिया हमने, यही बात है। बट एट द सेम टाइम जो हमें स्टैंडर्ड कहता है हमें उसको मानना पड़ेगा। स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है? स्टैंडर्ड हमें कहता है कि जितना टाइम पीरियड होगा, जितने साल बढ़ते जाएंगे आपके पास, आपने उस हिसाब से इसको इंक्रीज या डिक्रीज करवाते रहना है। लेकिन आपने रेवेन्यू को अलग लिखना है और आपने अपने इंटरेस्ट को अलग लिखना है। लायबिलिटी है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बन जाएगा, और अगर आपके पास एसेट है तो फिर वो अपना रिसीवेबल है तो आपके पास इंटरेस्ट इनकम बन जाएगा। अल्टीमेटली होगा इन दोनों का ही फ़र्क होगा। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर मैं सिर्फ आपको यही बात बता दूं तो ये बात स्टैंडर्ड के खिलाफ है। सर मतलब कि बेशक वो एडवांस में पेमेंट कर दे, अगर टाइम पीरियड बीच में जाता है तो फिर इंटरेस्ट तो आएगा। इंटरेस्ट आएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हम उसको लायबिलिटी कंसीडर कर रहे होंगे। अगर हम उसको लायबिलिटी कंसीडर नहीं करते, मतलब लेट सपोज वो कहता है जी 4,000 रुपये है और ये 2 साल बाद मुझे आपने परफॉर्मेंस कर दीजिएगा, और ये 4,000 नॉन रिफंडेबल है, ये पैसे वापस कोई नहीं होने, परफॉर्मेंस हो या ना हो, तो फिर हम उसी टाइम पे उसको रिकॉर्डिंग कर लेंगे, रेवेन्यूज को मान लेंगे, और फिर इंटरेस्ट के ये चक्कर से हम लोग बच जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब तक हम इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते तब तक हम इसको लायबिलिटी मानते रहेंगे, एडवांस की पेमेंट को, और लायबिलिटी मानते मानते इसमें जब जैसे जैसे साल गुजरता जाएगा हम इसमें क्या करते जाएंगे, हम इंटरेस्ट वाला फैक्टर लेके आते रहेंगे। गॉट इट? अच्छा जी, अब इसके बाद जनाब अगली एग्जांपल वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। मैं ज़रा अगली नॉन कैश कंसीडरेशन की तरफ मूव ऑन करना चाहता हूँ, ठीक है जी। 2 एग्जांपल्स हमने कर ली, इलस्ट्रेशन वो आप लोगों के सामने है। अब नॉन कैश कंसीडरेशन की हम लोग बात करते हैं। तो नॉन कैश कंसीडरेशन के बारे में कहता है कि जनाब सिंपल सी बात है, इसमें कस्टमर आपको क्या कर रहा है, कस्टमर आपको बजाय पैसे देने के कस्टमर आपको कोई चीज़ दे रहा है, ठीक है। अब वो चीज़ की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपने उसके फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर करना है और आपने उसको एज कंसीडरेशन मान लेना है, ठीक है जी। किस चीज़ को आपने कंसीडरेशन मानना है? फेयर वैल्यू को, ठीक है। तो कहता जी टू डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ कस्टमर प्रोमिसेस कंसीडरेशन इन अ फॉर्म ऑफ अदर देन कैश, एन एंटिटी शैल मेयर द नॉन कैश कंसीडरेशन एट फेयर वैल्यू। क्लियर? समझ आ गई बात की? अच्छा जी, देखिए जनाब, एग्जाम्पल नंबर 17 है, IFRS की इलस्ट्रेशन नंबर 31 है, आप लोगों के सामने जनाब मौजूद है। कहता है जी एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू प्रोवाइड अ मंथली सर्विस ऑफ 1 ईयर। द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड ऑन 1 जनवरी 2001 एंड वर्क बिगिंस इमीडिएटली। कॉन्ट्रैक्ट कब साइन हुआ? 1 जनवरी 2001 को, और उसी टाइम पे काम क्या हो गया? शुरू हो गया। The entity concludes that the service is a single performance obligation performed over time and also made on time basis। उन्होंने कहा जनाब ये सिंगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा काम नहीं है बल्कि एक ही काम आपने करना है, और लेकिन क्योंकि ये एक पॉइंट पे नहीं है बल्कि ये परफॉर्मेंस आपको टाइमली आप करते रहेंगे इसकी परफॉर्मेंस। इन एक्सचेंज फॉर द सर्विस द कस्टमर प्रोमिसेस 100 शेयर्स ऑफ इट्स ऑर्डिनरी शेयर्स पर मंथ ऑफ सर्विस, आ टोटल ऑफ 1200 शेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा जनाब 100 शेयर हर महीने, जितनी आपने परफॉर्मेंस कर ली होगी हर महीने मैं 100 शेयर्स क्या कर दूंगा, आपको ट्रांसफर कर दिया करूंगा, ठीक है। और 1200 टोटल मैंने शेयर आपको ट्रांसफर करने हैं। मतलब क्या हुआ? 1 साल की परफॉर्मेंस होगी। द टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स दैट द शेयर्स मस्ट बी पेड अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच मंथ ऑफ सर्विस। सर्विस के हर महीने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने ट्रांसफर कर देना। ऑन 31 जनवरी 2001 यानी कि ठीक 1 महीने के बाद, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, when the entity received 100 shares as agreed, the fair value of one share in customer's company is ₹25। जनरल एंट्रीज ऑन 31 जनवरी 2001। अब आपने जनरल एंट्री क्या पास करनी है? कहता जी सिंपल सी बात है
कि उसने जो आपको बताया, उसने हमें क्या बताया कस्टमर ने कहा जी मैं आपको पैसे नहीं दिया करूँगा, बल्कि क्या करूँगा, आपके सर्विस के बदले में आपको शेयर्स दिया करूँगा। ठीक है, अब हमने कंसीडर क्या किया था कि नॉन कंसिडरेशन को आपने किस पे रिकॉर्ड करना है, आपने फेयर वैल्यू इसकी देखनी होती है। ठीक है, जब आपको चीज़ मिलेगी आपने उस टाइम पे क्या करना है, इसकी फेयर वैल्यू देखनी है। हमने कहा जनाब 31 जनवरी 2001, इसमें क्या हुआ जी, इसमें हुआ ये कि आपको 100 शेयर्स ट्रांसफर हो गए। अभी उसने हमारे से 31 जनवरी की ही बात की है, डाटा उसने 31 जनवरी तक ही दिया हुआ है। अब हम एंट्री हम इसकी क्या पास करेंगे, हम डेबिट करेंगे किसको, अपने फाइनेंशियल एसेट को, क्योंकि शेयर है। हम करेंगे क्या, फाइनेंशियल एसेट डेबिट, और किसके बदले में मिले हमें, हमने कैश दिया उनको, कोई बैंक दिया, बल्कि क्या हुआ है, हमें रेवेन्यू के बदले में मिला। तो रेवेन्यू को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 25 रुपये का एक शेयर था, 100 शेयर्स हमें मिले 2500 के। ओके, यहां तक जनाब हमारी 31 जनवरी को हमारी ये एंट्री पास हो जाएगी। अच्छा, अब आगे फर्दर क्या होगा, लेट सपोज आगे ये फर्दर हमारे से पूछे, फाइनेंशियल एसेट के ऊपर लगेगा IFRS 9, जैसे जैसे फेयर वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ये फाइनेंशियल एसेट भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। रेवेन्यू जब आपने रिकॉर्ड कर लिया एक दफा, तो दैट्स इट, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। अब आप रेवेन्यू को चेंज नहीं करेंगे, आप किसको चेंज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप फाइनेंशियल एसेट को चेंज करेंगे। वैल्यू चेंज होगी, फाइनेंशियल एसेट गेन आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, वो हम OCI में लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, जो भी हम हमारी एंटिटी देखती हुई उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। गॉट इट, समझ आई बात की। हम लोगों ने यही पढ़ा था ना भाई IFRS 9 के अंदर, कि अगर आपको फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग है ना, एक्विटी है, शेयर्स आपने परचेज किए हैं, तो जब आप शेयर परचेज करते हैं तो उसके दो मकसद देखते हैं, होल्डिंग फॉर शेयर, नॉट होल्डिंग फॉर शेयर। नॉट होल्डिंग फॉर शेयर फॉर सेल होगा तो फिर उसमें क्या होगा, OCI या प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं। OCI चूज़ कर लिया तो दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। अगर वो होल्डिंग फॉर सेल होगा तो फिर वो क्या होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे वो वाले रूल अप्लाई होंगे। लेकिन एक दफ़ा जब आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया 2500, तो रेवेन्यू चेंज नहीं होगा। सर इसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही हमने, क्योंकि देखें हुआ क्या है, हमें कंसिडरेशन कब मिली है, हमने कोई चीज़ वगैरह, हमने कोई इन्वेंट्री बेची है, हम क्या दे रहे हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो सर्विसेज को तो हम लोग नहीं ना लिख सकते राइट टू सर्विस, राइट टू सर्विस तो हम नहीं लिख सकते। जब हम चीज़ दे देंगे उस टाइम लिखा करते थे राइट टू प्रोडक्ट, लेकिन अब यहाँ पे क्या हम सर्विसेज दे रहे हैं। अब पैसे हमें मिलेंगे, हम सर्विसेज दे देंगे। उसने कहा जनाब महीना पूरा सर्विस दो, क्योंकि और वैसे भी ऑन पॉइंट नहीं है, ये पूरा साल चलेगी, महीना पूरा सर्विस दो, महीने के बाद हमारे से शेयर्स ले लो। हमने कहा जी ठीक है। हमने रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, जब हमें बस सर्विसेज हमने दे दी, जब वो हमारी सर्विसेज को कंसिडर कर लेगा। यहाँ तक मसला मसाइल ऑल ओके जी। अच्छा, इसके बाद जनाब हमारे पास लास्ट में है पेएबल टू कस्टमर, ताकि मैं इस वजह से इसको कह रहा हूँ कि ये हमारे पास ट्रांजैक्शन प्राइस कम से कम खत्म हो जाए। पेएबल टू कस्टमर में हमें क्या बताया जाता है, पेएबल टू कस्टमर में हमें कहा जाता है कि भाई साहब बाज़ औक़ात होता ये है कि जो एंटिटी है वो अपने कस्टमर को खुद से पेमेंट करती है कि भाई ये पैसे लो और क्या करो, ये मेरी चीज़ निकालो, ठीक है। अब इसमें कहता है जी आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कब करना है। रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग आपने दो चीज़ें देखनी है, दो इवेंट्स आपने देखने हैं। इवेंट नंबर 1 है जनाब आपके पास कि जो आपकी एंटिटी है, ये वाली जो पेएबल टू कस्टमर है, इसकी रिडक्शन, ये हकीकत में रिडक्शन होती है, रिडक्शन इन रेवेन्यू। पेएबल टू कस्टमर हकीकत में क्या है, रिडक्शन इन रेवेन्यू। मिसाल के तौर पर आपने कहा जी मैंने ये चीज़, ये मार्कर मैंने बेचे 200 रुपये के, और कस्टमर को पॉकेट से मैंने 50 रुपये दिए कि ताकि अच्छा से शेल्फ बनाओ और वहाँ पे इसको अच्छे तरीके से सजाओ। तो हकीकत में मैंने 200 रुपये की चीज़ें नहीं बेची, मैंने कितने की चीज़ें बेची, 150 रुपये की मैंने चीज़ें बेची, क्योंकि 50 रुपये तो मैंने खर्चा किया ना। 200 रुपये की मैंने चीज़ें बेची, उस बंदे से मैंने 200 रुपये लिया और 50 रुपये मैंने पॉकेट से दिए कि भाई इसको अच्छी जगह पे रखो ताकि ये बिक जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा रेवेन्यू कितने का मैं रिकॉर्ड करना चाहिए, मुझे अपनी अमाउंट को रिड्यूस कर लेना चाहिए। कितना रिड्यूस करना चाहिए, जितना मैं कस्टमर को मेरे लिए पेएबल होगा। अब कहते हैं जी आपने इस रिडक्शन को कब रिकॉर्ड करना है। कहते हैं जी दो चीज़ें आपने देखनी है। नंबर 1 कि जब कस्टमर अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हो,
ठीक है, जब वो अपने इस अमाउंट को रेवेन्यू के तौर पर ले जाए। नंबर 2 कि जब वो प्रॉमिस कर ले विच एवर इज लेटर, किस चीज का प्रॉमिस टू पे अमाउंट, या अमाउंट पे कर दे या प्रॉमिस कर दे। 2 चीजें देखनी है आपने जनाब, लेटर ऑफ व्हाट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और पेमेंट और प्रॉमिस टू पे। अगर रेवेन्यू उसने पहले रिकॉर्ड कर लिया और पेमेंट वो बाद में करेगा, तो जिस टाइम पे पेमेंट करेगा उस टाइम पे आपने रेवेन्यू को कम कर लेना है, ठीक है। अगर वो पेमेंट उसने पहले कर दी और रेवेन्यू को बाद में रिकॉर्ड कर रहा है, तो जितनी उसने पेमेंट की होगी उस हिसाब से फिर रेवेन्यू का क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। इसका सिंपल सा फंडा है। और वो फंडा क्या है जनाब, आपने देखना ये कि आपने रेवेन्यू के कितने परसेंट आपने क्या किया हुआ है, आपने पेमेंट कर दिया या प्रॉमिस टू पे किया। जैसे मैंने कहा कि 200 का रेवेन्यू था और इसमें से 50 रुपये मैंने इसको वापस कर दिए, तो मैंने रेवेन्यू का कितने परसेंट जो है वो रिड्यूस करवाना है, 50/200 करेंगे, तो मेरे ख्याल में वो बनेगा तकरीबन 25%। सर 50% ही पे कर दिया? नहीं बेटा, 200 रुपये का रेवेन्यू है ना, 100 रुपये का रेवेन्यू थोड़ी है। अच्छा, तो 50 रुपीज जी 50 रुपीज़ है, 200 रुपये का रेवेन्यू और 50 रुपीज़ मैंने उसको दे दिए, तो कितने परसेंट मैंने अपने रेवेन्यू को कम करना है, 25%, ठीक है। अगर तो ऑन पॉइंट है, एक ही सिंगल अमाउंट है, मैं उसी टाइम क्या कर लूँगा, रिड्यूस कर लूँगा, मुझे तो फिर टेंशन नहीं है। रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग में कितने पे करूँगा, 150 पे कर लूँगा। लेकिन अगर ये ओवर द पीरियड है, ओवर द टाइम है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मतलब ट्रांजैक्शन जो है वो मेरी डिफरेंट सेगमेंट में बटी हुई है, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं उस परसेंटेज को हर रेवेन्यू में से क्या करता जाऊँगा, आहिस्ता आहिस्ता माइनस करता जाऊँगा। मिसाल के तौर पर जैसे ये था, अब रेवेन्यू यहाँ पे हर महीने बाद 25-25 रुपये का हर महीने बाद रेवेन्यू हमारे पास आता रहेगा। अब जैसे हर महीने बाद आता रहेगा, मैं इसमें से क्या करता रहूँगा, हर रेवेन्यू में से उतना परसेंटेज कम करता जाऊँगा। गॉट इट। अब देखिए जी, एग्जाम्पल नंबर 18 है, पेज नंबर 179, इलस्ट्रेशन नंबर 32 है जी। कहता है जनाब, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स टू अ कस्टमर दैट इज अ लार्ज ग्लोबल चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स। कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने साल का, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जी। द कस्टमर कमिट्स टू बाय एटलीस्ट 15 मिलियन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर। कस्टमर ने हमारे साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, कितने की चीजें खरीदेगा हमारे से, कम से कम 15 मिलियन की चीजें हमारे से परचेज करेगा, यानी कि 1.5 करोड़ की चीजें। The contract also requires the entity to make a non-refundable payment of 1.5 million to the customer at the inception of contract, यानी कि 1 जनवरी 2008 को, for the changes it need to make its shelf to accommodate the entity's products। और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा गया कि एंटिटी क्या करेगी, हम लोग क्या करेंगे, हम अपने कस्टमर को 1.5 मिलियन पे करेंगे। किस टाइम पे, जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसका मतलब क्या हुआ, पेमेंट पहले हो चुकी है, रेवेन्यू बाद में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जब हम रेवेन्यू बाद में, क्योंकि ओवर द टाइम हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, तो फिर जैसे जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे उस टाइम पे हमने रेवेन्यू को कम करते जाना है। रिडक्शन इन रेवेन्यू कब आपने करना है, लेटर ऑफ दीज इवेंट्स। अच्छा जी, अब क्या हुआ जनाब, बाय 30 जून 2008, 30 जून 2008 तक क्या हुआ, ₹6 मिलियन गुड्स वर इनवॉइस्ड। कितने की चीजें हमने निकाली, 6 मिलियन की। और बाय 31 दिसंबर रिमेनिंग 9 मिलियन गुड्स वर इनवॉइस्ड, और 31 दिसंबर को बाकी जो है वो 9 मिलियन की चीज़ें हमने निकाल दी। अब हमारी परफॉर्मेंस कोई बाकी नहीं देनी, अब हम क्या करते जाएंगे, साथ साथ हम अपनी रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे एंट्री, सबसे पहले मैं क्या रिक्वायरमेंट उसकी जनरल एंट्रीज की है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी अमाउंट है बेटा। उसने कहा था कि जो रिडक्शन वैल्यू है, रिडक्शन परसेंटेज कितना है जी, 1.5 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितने परसेंट बन गया, 10% बन गया जी, 10% बन गया ये। अब आपने रेवेन्यू को ऐसा ऐसा क्या करते जाना है, 10% के हिसाब से आपने कम करते जाना है। मतलब रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग किस पे होगी, 90% पे, और ये 10% क्या होगा, कंसिडरेशन पे टू कस्टमर होगा। अब हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे जनाब, सबसे पहले हम लोग एंट्री पास करेंगे 1 जनवरी 1/1/2018 को। एंट्री हमारी क्या होगी, हम लिखेंगे जनाब, किस चीज को डेबिट करेंगे, हाँ जी, किस चीज को डेबिट हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमने कहा जनाब 1 जनवरी 2018 को आपने कस्टमर को सबसे पहले पैसे देने हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे पे टू कस्टमर डेबिट, और बैंक क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितने से, 1.5 मिलियन से।
ओके। अच्छा, अब जनाब हमने फिर 30 जून पे हम लोग पहुंच जाएंगे। 30 जून तो कितना उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है जी? 30/6/2018 को क्या हुआ? अब हमारा 30 जून को हमने 6 मिलियन की चीजें बेच दी। हम डेबिट किसको करेंगे? हम लिखेंगे बैंक को डेबिट कर देंगे, बैंक डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। बैंक में कितना मिला? 6 मिलियन का। लेकिन रेवेन्यू को हमने क्या करना है, क्योंकि 10% रिड्यूस हमने करना है, रेवेन्यू को किस पे लेके जाएंगे? 90% पे लेके जाएंगे। तो 6 मिलियन का 90% कितना बनेगा? 5.4 मिलियन। और जो रिडक्शन है पे टू कस्टमर वो कितना बनेगा? वो आपके पास बनेगा 6 लाख रुपए। दोबारा सुन लीजिए, हमें स्टैंडर्ड क्या बताता है? स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि जनाब अगर आपने कोई अमाउंट पेएबल टू कस्टमर हो तो आपने जो रिडक्शन होगी आपने लेटर ऑफ दीज इवेंट्स पे करनी है। कौन से इवेंट? नंबर 1, जब कस्टमर रिकॉर्ड कर ले, जब एंटिटी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले, या फिर जब आप कस्टमर को पे कर दें या पे करने का प्रॉमिस करें, विच एवर इज लेटर। हमारे इस एग्जाम्पल में क्या हुआ? हमने कस्टमर को पेमेंट पहले कर दी। अब जितनी हमने कस्टमर को पेमेंट पहले की है हम क्या करेंगे? उतना परसेंटेज देख लेंगे। ठीक है, ये हमारी परसेंटेज ऑफ रिडक्शन आ जाएगी। ओके। अब हम रेवेन्यू बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस वजह से जैसे जैसे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे साथ ही साथ हम क्या करते जाएंगे? अमाउंट को माइनस करवाते जाएंगे। ठीक है, हमने रेवेन्यू क्या रिकॉर्ड किया जी? पहले हमने कहा जी बैंक डेबिट हो गया 6 मिलियन से। 30 जून को 6 मिलियन की हमने चीजें बेच दी। हमने क्या किया जी? बैंक डेबिट कर दिया और रेवेन्यू को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। बैंक कितने से डेबिट हुआ? 6 मिलियन से। रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड होना था? 6 मिलियन से ही, लेकिन क्योंकि हमने कस्टमर को पेमेंट भी की हुई है तो हम उसकी रिडक्शन की रिकॉर्डिंग कब करेंगे? हम करेंगे जनाब पे टू कस्टमर 6 मिलियन। जैसे जैसे रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। इसी तरह से मैं यहां पे इसकी दूसरी एंट्री कर रहा हूं। 31 दिसंबर 2008 को क्या हुआ? अगेन बैंक डेबिट हुआ, रेवेन्यू हुआ क्रेडिट। कितने से? इस दफा 9 मिलियन से। लेकिन रेवेन्यू कितने से क्रेडिट होगा? इसके 90% से। वो कितना बनेगा? 8.1 मिलियन, 81 लाख रुपए से। और बाकी जो पेड टू कस्टमर है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 9 लाख से। दैट्स इट। गॉट इट? साल का पूरा कंप्लीट हो गया, हमने रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर लिया। हमारा रेवेन्यू कितना हुआ जनाब? रेवेन्यू को ऐड कर लीजिए, 81 लाख जमा 54 लाख, ये हमारा रेवेन्यू हो जाएगा। और जो हमने कस्टमर को पेमेंट की है वो हमारे पास 1.5 मिलियन की आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 13.5 मिलियन बनेगा। 8.1 और 5.4, तो आपके पास ये बनेगा 13.5 मिलियन। और इसमें से रेवेन्यू क्योंकि आपका 13.5 मिलियन है, टोटल था आपके पास 15 मिलियन, इसमें से 1.5 मिलियन आपने कस्टमर को दे दिया, बाकी आपके पास क्या आ गया? 13.5 मिलियन का रेवेन्यू आ गया। यहां तक के मसले मसाइल ले जनाब। ये ट्रांजैक्शन प्राइस भी यहाँ पे कंप्लीट हुई।